नमस्कार विद्यार्थियों। इस ई व्याख्यान में हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत कैम्ब्रिज के नकद शीर्ष दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे और यह कैम्ब्रिज नकद शीर्ष दृष्टिकोण का तीसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम पीगू के संशोधित समीकरण और कीन्स के समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के 5 ई व्याख्यान मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित रिकॉर्ड किए गए थे और ये यूट्यूब पर उपलब्ध है। पहला जो व्याख्यान था वो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या के बारे में था और दूसरा और तीसरा ये व्याख्यान फिशर के नकद लेन देन सिद्धांत से संबंधित था और चौथा और पांचवा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों और विचारकों द्वारा प्रतिपादित नकद शीर्ष सिद्धांत से संबंधित, जिसे कैम्ब्रिज दृष्टिकोण भी कहा जाता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण या कैम्ब्रिज विचारधारा भी कही जाती है, उसके बारे में रहे हैं और यह पीगू के संशोधित समीकरण और कीन्स के समीकरण से संबंधित ई व्याख्यान है। इस ई व्याख्यान के मुख्य पाठ पर चलें उससे पहले मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि मुद्रा परिमाण का सिद्धांत यह बताता है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने के फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होता है और साथ ही मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने पर मुद्रा के मूल्य में क्या अंतर आता है, इसके बारे में वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन मुद्रा परिमाण का सिद्धांत है। हम इसको सरल शब्दों में यूं कह सकते हैं कि मुद्रा परिमाण का सिद्धांत मुद्रा की मात्रा या परिमाण में परिवर्तन के फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है एक तरफ, तो दूसरी तरफ यह मुद्रा के परिमाण और मुद्रा के मूल्य के बीच में संबंध का अध्ययन करता है। जब हम मुद्रा परिमाण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं तो फिशर का जो सिद्धांत है, नकद लेन देन सिद्धांत, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, जो इरविंग फिशर ने 1911 में अपनी प्रकाशित पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी के अंतर्गत दी थी, वह सिद्धांत या यह दृष्टिकोण जो इरविंग फिशर द्वारा दिया गया था ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसी दिशा में और उसी अनुपात में कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा 2 गुनी होती है तो सामान्य कीमत स्तर भी 2 गुना होगा और यदि मुद्रा की दूसरी तरफ, एक तरफ ये बताता है तो दूसरी तरफ ये कहता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसके विपरीत और उसी अनुपात में परिवर्तन मुद्रा के मूल्य के अंतर्गत होता है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा 2 गुनी होती है तो मुद्रा का मूल्य आधा ही रह जाता है। यह इरविंग फिशर कहते हैं अपने नकद लेन देन सिद्धांत के अंतर्गत, और उसका आधार जो होता है वो ये कहते हैं कि जितने भी मुद्रा में परिवर्तन होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अंतर्गत लगा दिया जाता है। अर्थात जितनी भी मुद्रा में परिवर्तन होता है या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है वह पूरी की पूरी व्यापार के लिए, क्रय विक्रय के लिए माध्यम के रूप में उपयोग कर ली जाती है। अर्थात संचित रूप में बिल्कुल भी नहीं रखी जाती है या फिर उसको गौण कर देते हैं और पूरी मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होता है पूरा व्यापार में ही उपयोग में दिया जाता है या उपभोग के माध्यम के रूप में उपयोग लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, यह इरविंग फिशर कैसे कहते हैं ऐसा। और देखा जाए तो मौद्रिक अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण शाखा है और यह मुद्रा और मौद्रिक लेन देन और मुद्रा के विभिन्न घटकों और मौद्रिक घटनाओं, मौद्रिक नीति और इनसे संबंधित तत्वों का अध्ययन करता है। और इसकी वास्तव में शुरुआत कही जाए तो मुद्रा के बाद में मुद्रा परिमाण सिद्धांतों से ही वास्तव में इसकी शुरुआत होती है। अर्थात अर्थशास्त्र का वह शाखा जो मौद्रिक अर्थशास्त्र कहलाती है, उसकी शुरुआत भी मुद्रा के परिमाण सिद्धांतों से ही है। और पहला
जो सिद्धांत है वह इरविंग फिशर का है और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसके बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ विचारकों और अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन और सामान्य कीमत स्तर में संबंध और मुद्रा के परिमाण और मुद्रा के मूल्य में संबंध को स्पष्ट करने के लिए दिए गए। और वे एक तरह से देखा जाए तो फिशर के नकद लेन देन सिद्धांत के ऊपर यानी कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच के ऊपर ही सुधार थे। और वो अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कीमत स्तर में भी परिवर्तन होता है, उसी दिशा में होता है, लेकिन उस अनुपात में होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक इसी तरह से मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने पर मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा और उसके उल्टी दिशा में होगा, लेकिन उसके अनुपात में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, इसका मतलब दोबारा मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा इसको, कि मुद्रा जैसे कि मुद्रा की मात्रा में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है, मतलब 2 गुनी हो जाती है, वृद्धि होकर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और वो 2 गुनी हो जाती है। पहले यदि 100 इकाइयाँ होती है मुद्रा की तो अब 200 यूनिट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अन्य बातें समान रहती हैं, वस्तुएं सेवाएं उत्पादन उतना ही होता है जितना पहले के होता है। तो ऐसी स्थिति में फिशर के अनुसार सामान्य कीमत स्तर भी 2 गुना हो जाता है। लेकिन कैम्ब्रिज विचारधारा ये कहती है, जिसमें मुख्य विचारक हैं मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और किन्स, वो ये कहते हैं और पूरी विचारधारा ये कहती है कि नहीं, उस अनुपात में नहीं होगी जिस अनुपात में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन हुआ है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुद्रा, बढ़ी हुई मुद्रा की एक अनुपात या एक हिस्सा जो है वो नकद कोषों के रूप में रखना चाहते हैं या संचित रूप में लोग या सरकारें या फर्में या संस्थाएं अपने पास रखना चाहती है। इस कारण से उस अनुपात में तो नहीं हो परिवर्तन नहीं होगा जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में होता है, लेकिन उससे कम या उसके बराबर भी हो सकता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वास्तव में लोग या अर्थव्यवस्था में संचित रूप में रखने की या संचित कोष या नकद रूप में रखने की इच्छा कितनी है लोगों की, या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितनी प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके लिए अपने अपने सूत्र मार्शल, पीगू और रॉबर्ट्स ने दिए हैं और किन्स ने भी दिए हैं। इन सूत्रों के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। मार्शल का समीकरण जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, P इज टू एम अपॉन के ओ, जो मूल समीकरण M इज टू पी के ओ से बना है। इसमें P प्राइस लेवल है, M मुद्रा की मात्रा है और ओ जो है वो टोटल आउटपुट है, यानी कि जो मुद्रा है उसके माध्यम से कुल वस्तुओं और सेवाएं जो उत्पादित की गई है उनका जो लेन देन होगा उपभोग के लिए, उनको जो खरीदा जाएगा बेचा जाएगा, वह है ओ। और के वह मात्रा है उस उत्पादन की या मौद्रिक आय की जो कि नकद रूप में लोग अपने पास रखना चाहते हैं या संचित रूप में रखना चाहते हैं। ठीक, रॉबर्टसन ने इस सूत्र को इस तरह से लिखा है, P इज इक्वल टू एम अपॉन के टी। यहाँ पे मार्शल और रॉबर्टसन का समीकरण एक जैसा ही है, लेकिन रॉबर्टसन ने M इज इक्वल टू पी के टी लिख दिया। जहाँ पे के पी के ओ है वहाँ पे पी के टी लिख दिया, यानी कि जो सूत्र बना है सामान्य कीमत स्तर का वो M अपॉन के टी बना है। यहाँ मार्शल में के ओ है, M अपॉन के ओ है, यहाँ पे रॉबर्टसन में M अपॉन के टी है। टी फॉर ट्रेड है। यहाँ पे एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाएं जितनी भी बनी हैं उनका जो व्यापार हुआ है मुद्रा के माध्यम से लेन देन होता है, उसको डिनोट करता है। बाकी सब मार्शल के समीकरण जैसा ही है। यद्यपि मार्शल, पीगू और जो कैम्ब्रिज विचारधारा है उसमें सबसे अच्छा जो समीकरण है वो रॉबर्टसन के समीकरण को माना जाता है। पीगू अपना समीकरण सामान्य कीमत स्तर की दृष्टि से न देकर मुद्रा के मूल्य की दृष्टि से देते हैं, और पी को, जहाँ पे ये मार्शल और रॉबर्टसन पी को सामान्य कीमत स्तर दे रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल, वहाँ पी को मुद्रा के मूल्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 1 अपॉन पी, जहाँ पे हम एरविंग फिशर के सूत्र के अंतर्गत देखते थे जो कि मुद्रा का मूल्य हुआ करता था, उसके रूप में देखते हैं। और वो ये कहते हैं कि पी यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर नहीं है, यह मुद्रा का मूल्य है। यदि मुद्रा के मूल्य को यदि मापना चाहते हैं तो ये होगा के आर अपॉन एम। यहाँ पे एम मुद्रा की मात्रा है जैसा कि मार्शल और रॉबर्टसन कहते हैं, लेकिन मुद्रा की एक इकाई का
क्या मूल्य होगा उसके बारे में कहते हैं। फिर एम मुद्रा की मात्रा को ही डिनोट करते हैं, और आर जो है वो समाज की वास्तविक आय कितनी है उसको कहते हैं। ये मौद्रिक आय की अपेक्षा समाज की वास्तविक आय को डिनोट करता है आर यहाँ पे। और एम और जो के है वह है जो आर का वह अनुपात जो कि नकद रूप में रखा जाता है या संचित कोष में लोग अपने पास में रखना चाहते हैं, यह अनुपात, ये भाग कह सकते हैं, लेकिन ये अनुपात कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्थात यदि एक मुद्रा का जो कुल यूनिट एक है तो उसका कितना अनुपात नकद रूप में रखा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 1 रुपये में से 20 पैसे नकद रूप में रखना चाहते हैं और 80 पैसे खर्च करना चाहते हैं उपभोग की मात्रा में, उपभोग के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो वो 20 पैसे हैं उसको 0.2 कह सकते हैं, तो 0.2 इंटू 1 हो जाएगा, या फिर यूँ हम कह सकते हैं 1/5 भी कह सकते हैं, क्योंकि 5वां भाग है जो आय है समाज की कुल, उसका 5वां भाग लोग अपने पास में संचित कोषों के रूप में या नकद रूप में रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा। और आगे जो हम बढ़ रहे हैं ये इस व्याख्यान का मुख्य भाग है, और इसमें पीगू अपने इस सूत्र को संशोधित रूप में लिख रहे हैं, जो कि सूत्र P = KR/M है, और P यहाँ पे मुद्रा का मूल्य है और KR/M जो सा कि मैंने पहले बताया वही है। लेकिन इसके साथ में वो क्या करते हैं, P = KR/M के साथ में क्या जोड़ते हैं, C + H और ब्रैकेट में 1 - C, इसको जोड़ देते हैं। अर्थात पीगू अपने समीकरण में बैंक की जमाओं को भी सम्मिलित करते हुए अपने सूत्र को संशोधित रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, जहां पे P पहले जैसा ही है यानी मुद्रा का मूल्य है, R वास्तविक आय यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जो कुछ भी उत्पादन किया है वह मुद्रा के माध्यम से खरीदी और बेची जाती है, जिससे आय प्राप्त होती है, वही वास्तविक आय आर है। और के इस आर का वह भाग जो नकद रूप में रखा जाता है या रखा जाने के इच्छुक होते हैं, और एम मुद्रा की मात्रा है। अब हम सी एच और 1 - C के बारे में जानना चाहें तो सी और 1 - C को पहले देख लेते हैं। सी का मतलब यहाँ पे पीगू कहते हैं कि वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग वैध मुद्रा के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं लीगल टेंडर मनी, यानी कि वैधानिक मुद्रा या फिर कानूनी वैध मुद्रा। इसको हम यूं कह सकते हैं नकद राशि का वह, सी क्या है, सी नकद राशि का वह अनुपात है जो जनता स्वयं कानूनी वैध मुद्रा यानी वैधानिक मुद्रा लीगल टेंडर मनी के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। और इसमें से जो शेष बची है, मतलब कुल जो वास्तविक आय है उसमें जो शेष बची है 1 - C, वह क्या है, बैंकों के मांग जमाओं के पास में के रूप में रहती है। अर्थात लोग अपनी वास्तविक आय का जो हिस्सा है वो एक तो लीगल टेंडर मनी के रूप में यानी नोट और सिक्कों के रूप में रखते हैं, और बाकी जो है वो एक हिस्सा वो बैंक में जमाओं के रूप में रख देते हैं, जो मांग जमाएं कहलाती है, डिमांड डिपॉजिट्स कहलाती है, उसके रूप में रखते हैं। और जो एच जो है वो है बैंक अपने पास जो नकद अनुपातों के रूप में रखते हैं उसे एच के रूप में डिनोट किया है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं जैसे कि SLR और CRR के बारे में हमने बैंकिंग सिस्टम जब पढ़ा था उस समय इसको भली भांति पढ़ा था। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो है, नकद आरक्षित अनुपात, और SLR है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक अपने पास और केंद्रीय बैंक के पास में, ये दोनों अनुपात ऐसे हैं जो कि एक तो अनुपात वह है जो कि बैंक अपने पास नकद रूप में रखता है, जब भी जनता मांगती है अपनी मांग जमाओं से तो तुरंत जनता को वो दे देता है, और एक वह इस मांग जमाओं का वह अनुपात है जो कि केंद्रीय बैंक के पास में प्रत्येक व्यापारिक बैंक एक अनुपात के रूप में रखती है और रखना अनिवार्य होता है, यही एच है। और इस तरह से पी को अपने संशोधित समीकरण में बताते हैं। कीन्स भी पीगू के इस समीकरण, इन दोनों समीकरणों के आधार पर और कैम्ब्रिज विचारधारा
के विभिन्न समीकरणों के आधार पर और इरविंग फिशर के द्वारा जो नकद लेन देन सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसके आधार पर अपनी बात इस प्रकार कहते हैं। और उनकी जो पुस्तक है ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स, ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स, इसमें ये अपने मुद्रा संबंधी विचार रखते हैं और अपना समीकरण जो है मुद्रा परिमाण का वो इस तरह से लिखते हैं एन इज इक्वल टू के पी। यहाँ पे एन मुद्रा की चलन मात्रा है, यानी जो प्रचलन में मुद्रा है वह, यानी कुल मुद्रा जो प्रचलन में है, और के यहाँ पर उपभोग मात्रा को नगद रूप में रखा जाता है उसका अनुपात है, और पी यहाँ पे सामान्य कीमत स्तर है। और यदि हम ये तो मुद्रा की चलन मात्रा के रूप में हुआ, यदि हम सामान्य कीमत स्तर के रूप में देखना चाहें तो हो जाएगा पी इज इक्वल टू एन अपॉन के। इसको हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, यानी कि गणितीय रूप में इसका यदि हम जो कहते हैं रूपांतरण करते हैं तो सामान्य कीमत स्तर के रूप में इसको यदि लिखा जाए तो P इज इक्वल टू एन अपॉन के होगा। एन मुद्रा की चलन मात्रा है और के वो जो उपभोग मात्रा का वह भाग। यहाँ उपभोग मात्रा लिखा है इन्होंने, क्यों? क्योंकि मुद्रा के मांग के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, नकद लेन देन उद्देश्य, यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए यानी उपभोग के लिए। दूसरा होता है आकस्मिक खर्चों के लिए और तीसरा होता है सट्टा उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पे ये मांग, मुद्रा की मांग जो है वो नकद मांग उपभोग वस्तुओं के लिए की जाती है या उपभोग वस्तुओं को खरीदने के लिए की जाती है, उसके लिए कहते हैं, और उसका वह भाग जो के कहलाता है। और आगे कीन्स अपने इस सूत्र को विस्तारित करते हुए बैंक जमाओं को सम्मिलित करते हैं और इसको इस रूप में लिखते हैं, जो n इज इक्वल टू के पी था वो हो जाता है n इज इक्वल टू पे, पी तो है ही ये p, और के साथ में क्या जुड़ जाती है, मांग जो बैंकों के पास जमाए हैं उसके साथ ये जोड़ देते हैं के प्लस आर के डैश। यहाँ पे आर बैंकों के पास नकद अनुपात है, यानी रिजर्व रेशियो जैसा कि पी को कहते हैं वो, चाहे वो CRR हो SLR हो, और के डैश जो है वो बैंक जमाओं के रूप में मुद्रा, यानी कि जो मांग जमाए हैं लोगों की बैंकों के पास में वो के डैश के रूप में प्रदर्शित करते हैं कीन्स यहाँ पे। और इस सूत्र को जब जनरल प्राइस लेवल के रूप में देखते हैं तो पहले जो सूत्र था वो P इज इक्वल टू एन अपॉन के होता था, लेकिन बैंक जमाओं को जोड़ते हैं तो P इज इक्वल टू एन अपॉन के प्लस आर के डैश हो जाता है, यानी कि ये चीज़ इसके साथ में जुड़ जाती है। और इस तरह से कीन्स ये आगे और ये कहते हैं कि यदि के और के डैश स्थिर रहते हैं तो जितनी एन में वृद्धि होगी उतनी ही प्राइस लेवल में भी वृद्धि होगी, अर्थात मुद्रा की मात्रा में, यानी चलन मुद्रा में जितनी पर वृद्धि होगी उतनी ही जनरल प्राइस लेवल में भी वृद्धि हो सकती है। और यदि चलन मुद्रा यानी एन में कमी होती है तो जनरल प्राइस लेवल यानी कि सामान्य कीमत स्तर में भी उतनी ही कमी आएगी। ये कब होता है, जब के और के डैश स्थिर रहता हो तब ऐसा होता है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि मुद्रा परिमाण का सिद्धांत वास्तव में क्या है, यह क्या अध्ययन करता है और इसके विभिन्न रूप क्या है। इसको यदि गणितीय रूप में मापा जाए और समीकरणों के रूप में कहा जाए तो किस तरह से लिखा जा सकता है और किस प्रकार से मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर यह सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करता है, और दूसरी तरफ यह अपने ही मूल्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है इसके बारे में बताता है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुद्रा का मूल्य अपने आप में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसकी जो क्रय शक्ति है, क्रय क्षमता है, यानी कि परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वही इसका मूल्य होता है। अर्थात मुद्रा की एक इकाई कितने वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम है, या मुद्रा की एक इकाई वस्तुओं और सेवाओं के कितने बंच को खरीदने में सक्षम है, यही उसका मूल्य होता है। इसलिए मुद्रा परिमाण का सिद्धांत मुद्रा के मूल्य, मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य, और साथ में मुद्रा के मात्रा और सामान्य कीमत स्तर के बीच में संबंध का अध्ययन करता है। धन्यवाद।